है ना। किसमें पाया जाता है ये ब्लूबेरी मफिन लीजन? मम्स। मंथ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अभी आना शुरू हो जाएगी अभी से। मैं ये कह रहा था, ये ब्लूबेरी मफिन लीजन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। रूबेला। सिर्फ रूबेला नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कंजेनाइटल रूबेला। कंजेनाइटल रूबेला में मैंने उसकी वो भी दिखाया था, पिक भी दिखाई थी। कंजेनाइटल रूबेला में ये पाया जाता है। इसके ट्रायड होता है। कंजेनाइटल रूबेला में जो सिम्टम्स होते हैं उसका एक ट्रायड लिख के दिया गया था, ट्रायड। जी सर, डीपनेस था और पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, कैटरेक्ट। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, हार्ट एनामली पहले लिखिए, या कार्डियक एनामली। अब इनमें इनमें जो मोस्ट कॉमन कार्डियक एनामली होती है वो पीडीए होती है। ये याद रखना, जो मोस्ट कॉमन कार्डियक एनामली होती है वो पीडीए यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। बेसिकली क्या होता है कार्डियक एनामली? जब हम उसके ट्रायड की बात करेंगे, डीफनेस है, डीफनेस को ना सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट भी कहते हैं, सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट, डीफनेस, कैटरेक्ट और हार्ट एनामली या कार्डियक एनामली। अब कार्डियक एनामली में मोस्ट कॉमन कार्डियक एनामली थी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक, अब शुरू करेंगे, आज मंथ से शुरू होना है। मंथ ये भी क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन है किसका, चिल्ड्रेन का। चिल्ड्रेन का है, जो एज ग्रुप बेसिकली जो इसमें होती है 5 to 9 ईयर्स का एज ग्रुप है। 5 to 9 ईयर्स के एज ग्रुप में ये डिजीज कॉमन है। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, किससे होती है? मिक्सोवायरस। मिक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस। मिक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस। और एक चीज याद रखिए, ये मोस्ट कॉमन काज है, ये मंथ जो है मोस्ट कॉमन काज है पैरोटाइटिस का चिल्ड्रन में। बच्चों में अगर पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है, उसका सबसे कॉमन काज यही होता है, मम्स। मम्स का एक नाम और मैंने बताया था, रूबियोला। रूबियोला नहीं, रूबियूला। यूनानी में कानफेड बोलते हैं ना सर। कनफेड, गलसुआ, कनफेड। पॉजिटिव एजेंट है इसका मिक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस, आरएनए पैरामिक्सोवायरस भी, क्योंकि आरएनए वायरस है ये। एज ग्रुप 5 to 9 ईयर्स के एज ग्रुप में ये कॉमन है, और बच्चों में पैरोटाइटिस, पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन का मोस्ट कॉमन काज भी यही मम्स है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? यूजुअली लिखा गया है कि 2 to 4 वीक्स, 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्ते। लेकिन ऑन एवरेज जब हम बात करते हैं, ऑन एवरेज 14 to 18 डेज। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि 2 to 4 वीक्स भी याद करना है, और ऑन एवरेज अगर हम बात करेंगे यूजुअली 14 to 18 डेज है। ये भी है। ये वाला ज्यादा कॉमन पूछा जाता है, अगर पूछा भी गया तो। 14 से 18 दिन का। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या होगा, क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस इसके होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है? एयर ड्रॉप, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है एयर ड्रॉपलेट से, या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी कहीं कहीं लिखा रहता है। मेजर जो ट्रांसमिशन का मोड है वो यही एयर ड्रॉपलेट है, लेकिन इसके अलावा कभी कभी डायरेक्ट कंटैक्ट से भी फैलता है। कभी कभी डायरेक्ट कंटैक्ट, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कंटैक्ट हो गया तो वहां से भी फैल सकता है। लेकिन अगर मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात आएगी तो वो एयर ड्रॉपलेट है, यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या एयर ड्रॉपलेट दोनों सेम चीज है, उसी से ये फैलता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, यानी डिजीज कितने दिनों तक इन्फेक्शस रहेगी, कितने दिनों तक फैल सकती है। सिम्टम्स के 4 से 6 दिन पहले से 7 दिन बाद तक, यानी सिम्टम्स आने से 4 से 6। बेसिकली इसका जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो क्या है? पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट, या यूं कहिए स्लाइवरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट। मेन जो इसका सबसे
वो स्ट्राइकिंग फीचर है वो सलाइवरी इन्वॉल्वमेंट है। अब उसमें भी मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? पैरोटिड ग्लैंड का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरोटिड का ही होगा, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आमतौर से ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरोटिड ग्लैंड ही इन्वॉल्व होती है, चाहे वो एक तरफ की हो या दोनों तरफ का हो। वन आर बोथ पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व हो सकते हैं। और स्वेलिंग स्वेलिंग जब पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे क्या होगा? पेन होगा, फीवर होगा, स्वेलिंग होगी। लेकिन स्वेलिंग होने से पहले, पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आने से पहले बच्चा जो होगा, चाइल्ड एज ग्रुप है 5 to 9, बच्चा सबसे पहले क्या कंप्लेन करता है? ईयर एक की। अफेक्टेड साइड में जिस तरफ का इन्वॉल्वमेंट होगा पैरोटिड ग्लैंड का, उस तरफ ईयर एक की शिकायत करेगा वो, कि उसके कान में दर्द हो रहा है। साथ में और क्या? पेन बताएगा माउथ में, और स्टिफनेस बताएगा, मतलब मुंह को वो खोल नहीं पा रहा है। ये स्वेलिंग के आने से पहले की बात है। स्वेलिंग शुरू होने से पहले जिस तरफ का भी पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व होगा, उस तरफ क्या, एक तो ईयर एक की शिकायत करेगा बच्चा, उसके अलावा पेन एंड स्टिफनेस इन ओपनिंग द माउथ, यानी मुंह को खोलने में उसे दिक्कत होगी, परेशानी होगी, दर्द होगा और वो खोल नहीं पाता है। उससे क्या होगा? अब अगर पेन और स्टिफनेस हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उसे निगलने में भी परेशानी होगी। और बेसिकली जो इसका मेन फीचर यही है, स्लाइवरी क्लिनिकल फीचर जो मेन है वो इसका स्लाइवरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट ही, स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड लिखा हुआ है। इसके अलावा सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी हो गई। अब लाइफ लॉन्ग, एक बार किसी को मम्स हो गया, एक बार किसी को अगर मम्स हो गया तो फिर उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, दोबारा सेकेंड अटैक्स रेयर होते हैं इसमें। सेकेंडरी अटैक रेट इसका कितना होता है डिजीज का? मम्स का सेकेंडरी अटैक रेट होता है 86% के आसपास। तो ये सेकेंडरी अटैक रेट है। देखिए, सेकेंड अटैक और सेकेंडरी अटैक रेट में फर्क है। सेकेंडरी अटैक रेट में जो होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने के बाद कितने लोगों को वो डिजीज हो सकती है, ये था सेकेंडरी अटैक रेट। और सेकेंड अटैक जिस जो कहते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे हुआ, बाद में मुझे फिर दोबारा हो सकती है कि नहीं, ये है सेकेंड अटैक। और सेकेंडरी अटैक रेट, मेरे एक्सपोजर में आने के बाद कितने लोगों को वो डिजीज होगी, ये है सेकेंडरी अटैक रेट। तो सेकेंडरी अटैक रेट मम्स का कितना है? 86% है। क्लिनिकल फीचर्स में मेन क्लिनिकल फीचर जो है यही है, स्लाइवरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट, स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड का। अब एक्स्ट्रा स्लाइवरी मैनिफेस्टेशन भी कुछ पाए जाते हैं, अलग अलग सिस्टम को ये इन्वॉल्व करता है, हालांकि रेयर है, जरूरी नहीं कि सब में पाया जाए, लेकिन अलग अलग सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, उसी के तरीके से उसके सिम्टम्स भी है। लाइक इसका जो सबसे कॉमन इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर मेल बच्चा है तो उसमें टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, आर्काइटिस हो गई, फीमेल है ओवरीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ओफ्राइटिस है। पेनक्रियाज का अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, पेनक्रियाटाइटिस है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस होती है, लीवर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हेपेटाइटिस हो सकती है। तो मतलब जितने सिस्टम को ये इन्वॉल्व करेगा उसी सिस्टम का वो इन्फ्लामेशन काज करेगा। और बाद में ये जो एक्स्ट्रा स्लाइवरी मैनिफेस्टेशन है, यही इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। जो एक्स्ट्रा स्लाइवरी मैनिफेस्टेशन है मम्स के, वही इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। अब उसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और एडोलसेंट में, यानी जो टीन एज है, टीन एज जो है उसमें जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं, आर्काइटिस और उफ्राइटिस है। मेल है उसमें आर्काइटिस, फीमेल है तो उसमें उफ्राइटिस। एक चीज कही जाती है कि अगर किसी को मम्स हुआ और उसको आर्काइटिस होगी तो स्टेरिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये मिथ है, ये टोटली रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि जिसको आर्काइटिस हो गई तो उसको स्टेरिलिटी हो जाएगी, या जिसको उफ्राइटिस हो गई उसको स्टेरिलिटी हो जाएगी, नहीं होती, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मंथ्स में बस यही इसका जो कॉम्प्लिकेशन याद करना है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और एडोलसेंस में आर्काइटिस या उफ्राइटिस है। इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, क्योंकि 2 to 4 वीक्स लिखा हुआ है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ऑन एवरेज 14 to 18 डेज का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी है, कोई बात नहीं। सेकेंडरी अटैक रेट रेयरली, मुझे नहीं याद है कभी पूछा गया हो किसी भी डिजीज का। क्लिनिकल फीचर्स में इसका वही स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब एक्स्ट्रा स्लाइवरी में कुछ भी लिख दीजिए, सब इसके क्लिनिकल फीचर्स है, कहीं का भी इन्वॉल्वमेंट दिखा दीजिए। और वही इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, बहुत ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन है इसके। मम्स अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया, मम्स का इन्फेक्शन था, अगर फीमेल को हो गया
और उससे वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसमें ये देखा गया कि 25% केसेस में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है, 25% केसेस में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, लेकिन कोई कंजेनाइटल एनोमली नहीं होती है।